बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंटरव्यू के दरमियान राना सनाउल्लाह ने कहा कि बास फैसले स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। वो गुफ्तगू कर रहे थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की उस कानून साजी पे कि जिसे मंजूर करवाने में नून लीग भी आगे थी। उस पर भी बात करेंगे। राना साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रूर जवाब लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ महसूस ही होता है कि मियां नवाज शरीफ का लंदन प्लान, लंदन से वापसी प्लान, वो कुछ जो है वो कशमकश का शिकार है। क्या नून लीग की मकामी क़यादत भी समझती है कि कुछ कशमकश का शिकार है, या हमें ही ऐसा महसूस हो रहा है? राना साहब मेरे साथ मौजूद है, राना साहब से जवाब लेते हैं। बहुत से मामला हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि फैजाबाद धरने का केस भी खुला है, तो क्या इंतकाम का मौका मिल चुका है? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, एक कंट्रोवर्सी कह लें या एक टॉक ऑफ द टाउन कह लें, या एक गुफ्तगू आपके एक जुमले से पैदा हुई है, मेरे जहन में भी ख्याल आया। मैंने कहा बजाय इसके कि मैं दीगर मामलात पे आपसे बात करूं, गुफ्तगू शुरू यहाँ से होनी चाहिए कि आपने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा कि बास चीज़ें स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। आप गुफ्तगू कर रहे थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, तो अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोग भी उस साजिश में 2019 से ही लग गए थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, वो इसकी हुकूमत गिराएंगे, इस जो आज अटक जेल के अंदर बैठा है। तो इससे जो है वो तमाम मामला थोड़े से आप ये कह लें कि साजिश का शिकार नजर आते हैं कि आप लोग शायद 2018-19 एक साल के बाद ही शुरू हो गए थे इस चीज़ों पे। ये आप बात कर रहे हैं उस लेजिस्लेशन की जो कौमी असम्बली और बाद में सेनेट में हुई, जिसमें हमने एक्सटेंशन के हक़ में वोट दिया, और वो लेजिस्लेशन जो है वो होने के बाद जो है वो फिर एक्सटेंशन का अमल जो है वो पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ये एक्सटेंशन जो है ये 22 अगस्त को उस वक़्त से कोई तकरीबन 4 माह पहले हो चुकी थी। जब अमेरिका के दौरे पे गए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, तो उन्होंने ये 20 या 22 अगस्त की बात है, उन्होंने ये एक्सटेंशन का फ़ैसला किया था और एक्सटेंशन हो गई। और कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी सियासी जमात ने इस अमल को डिस्प्यूट नहीं किया। उसके बाद जब नवंबर आया, तो जब ये एक्सटेंशन के अमल ने या फ़ैसले ने इम्प्लीमेंट होना था, तो पता चला कि जी वज़ीर आज़म साहब ने वो समरी जो है वो बजाय सदर को भेजने के कि सदर जो है वो उसके ऊपर दस्तखत करें, इन्होंने ख़ुद ही वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो समरी जारी कर दी है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। फिर उसके बाद वो समरी जो है वो फिर दोबारा तैयार हुई और फिर वज़ीर आज़म ने उसकी अप्रूवल दे के सदर साहब को भेजा। सदर साहब ने जब उसको नोटिफाई कर दिया, तो बाद में पता चला कि ये भी गलत हुआ है। ये गलत इसलिए हुआ है कि जो वज़ीर आज़म उसने कैबिनेट से इसकी अप्रूवल नहीं ली, फिर कैबिनेट की अप्रूवल का इशू आ गया। मीन टाइम ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये एक्सटेंशन का तो कानून ही मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो लॉ बनना चाहिए। तो ये वो मरहला है कि जब फिर लेजिस्लेशन के लिए कौमी असम्बली में जो है वो हुकूमत ने रजू किया और हुकूमत ने एक्सटेंशन करने के लिए लेजिस्लेशन करने का फ़ैसला किया। अब उसमें मुखालफत जो है वो शायद हमारी जो सोच उस वक़्त थी, या हमने जो उस वक्त इस चीज़ को यानी असेस किया या स्मेल किया कि अगर हम इस मरहले पे मुखालफत करते हैं तो ये अदारे को जो है वो डिस्प्यूट करने या उलझाने वाली बात होगी। ये एक फ़र्द से या एक आर्मी चीफ से बात आगे बढ़ के अदारे के ऊपर जो है ना ये चली जाएगी। तो इन हालात में हमने, मैं समझता हूँ कि वाइजली और स्ट्रेटजिकली ये बेहतर फ़ैसला किया कि हमने फिर उस वक्त उसको अपोज करने की बजाय उससे आपका कहना ये है कि जिस स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे थे वो स्ट्रेटजी ये थी कि इदारे के खिलाफ नहीं खड़े होना, उसमें कोई साजिश का मामला या जनरल बाजवा के साथ कोई ऐसा मुकमुका नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि आगे जाके आपने कहा कि उसी की वजह से जो है वो हमारी जान छूट सकी इमरान खान से, तो फिर वो दोनों चीज़ें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में।
जी बिल्कुल, जब हमने अदारे को डिस्प्यूट नहीं किया तो फिर जो है वो हमारे मतलब अगर कोई बात हुई भी तो ये हुई कि हम एक शख्स के ख़िलाफ़ हैं या एक जनरल के ख़िलाफ़ हैं या आर्मी चीफ को हम जो है वो समझते हैं कि उसकी वजह से जो है वो कोई ख़राबी आ रही है, लेकिन हम अदारे के जो है वो साथ खड़े हैं। अच्छा, आप आपने देखें ना, ये जी जो जी नाम। पिछले साल अमल हुआ है, इसमें इमरान खान की सबसे बड़ी गलती और ज़्यादती उसकी ये है कि उसने अदारे को डिस्प्यूट कर दिया और उसने जो है वो नवंबर में जो लॉन्ग मार्च किया था वो किसी जनरल के ख़िलाफ़ या किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि वो पूरे अदारे के ख़िलाफ़ था। बिल्कुल ठीक उसने है। अदारे को डिस्प्यूट करने की कोशिश की। 9 मई को हमला भी उसने अदारे के ऊपर किया। तो ये जो चीज़ है, ये हमारी नज़र में जो है वो यानी लाइन या हद जो है वो क्रॉस करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राणा साहब ये फरमाइएगा कि अब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ मियां साहब ने दोबारा से बयान दिया है, तो क्या हम ये समझे कि अब नून लीग दोबारा किसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की तरफ जा रही है, जिस तरह से वोट को इज्जत दो का मामला था, या ये सिर्फ उन लोगों तक महदूद है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के हवाले से आप समझते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखें, एंटी इस्टेब्लिश मुराद हरगिज़ नहीं है कि हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ हैं। एंटी इस्टेब्लिश से मुराद यही है कि वो जिन लोगों ने भी अपने अपने वक्त में अपनी ताकत और अदारे को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, वो जनरल अयूब हो, जनरल याह्या हो, ज़ियाउल हक हो या जनरल मुशर्रफ या कमर जावेद बाजवा साहब हो, तो ये उनकी ज़ात की हद तक बात महदूद है और उनकी ज़ात से आगे ना हम किसी की तरफ जो है वो इशारा करते हैं और ना ही हम समझते हैं कि इसमें उनकी ज़ात के अलावा किसी और का कोई अमल दखल था। ये जब जब भी ये सारा कुछ होता रहा, वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर करते रहे। अच्छा राणा साहब, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, आप वजीर कानून भी रहे हैं। एतराज एहसन साहब का भी कहना है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो 4 साल से कैद के अंदर जिसको होना चाहिए था, वो मुल्क से बाहर है, वो आने के बाद जो है वो किसी रैली से, किसी जलसे से खिताब करे। तो ये कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन होगा? मतलब आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या अदालती कवानीन या अदालती तारीख में कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि किसी शख्स ने इस तरीके से 3-4 साल बाद हिफाजती जमानत ली हो, जलसे से खिताब करे, उसके बाद वो जेल जाए या कानून का सामना करे? समझ में चीज़ें आ नहीं रही। आप लोगों ने प्लान किया क्या है? देखें, एतजाज़ एहसन साहब जो हैं ये बड़े ही काबिल और जो है वो वकील रहे हैं और बड़े यानी इन्होंने जो है वो एज ए लायर इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन अब वो कुछ अरसे से ज़हनी तौर पे हिले हुए हैं। उनका जो है वो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए अक्सर औक़ात वो बहकी और बेतुकी जो है ना वो गुफ्तगू करते रहते हैं। मामला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हम सुबह या चंद दिन कबल जो हमारी अपनी एक सोच है या प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है, हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम अदालत में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो हमें अदालत तक पहुंचने की जो है वो इजाज़त दी जाए और उस वक्त तक हुकूमत से या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसे कहा जाए कि वो हमें गिरफ़्तार ना करे, हमें मौका दे, हम पेश होना चाहते हैं। तो अदालतें हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं। अदालतें हमेशा जो है वो यानी इंसाफ के कटहरे में किसी के आने और पेश होने की हौसला अफजाई करती हैं। तो अदालत हमें कह देती है कि जी ठीक है जी, आप फ़लाँ तारीख़ तक जो है वो आ जाएं और आके ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर करें, तो उस वक्त तक आपको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो हम अगर ऐसी सूरत में आते हैं तो कोई अगर हमारा इस्तकबाल करता है या हम किसी से ख़िताब करते हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? जो तारीख़ अदालत देगी उस तारीख़ को हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के जो है वो अदालत में सरेंडर करेंगे और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई उसको फेस करेंगे। अच्छा राणा साहब, असल में सुबह से एक सवाल जो है वो मुख्तलिफ खबरों की सूरत में आ रहा है, मुख्तलिफ टीवी के अंदर जो है वो किसी टॉक शो के अंदर, टॉक शोज तो नहीं, मॉर्निंग शोज के अंदर मैंने देखा एक सवाल बहरहाल पैदा हो रहा है कि क्या मियां साहब नैब तरमीमी बिल जो कालदम हुआ
उसके बाद आने के अंदर कुछ मकबसे का शिकार हैं, क्योंकि अचानक शहबाज शरीफ साहब का वहां जाना, लंदन अचानक चले जाना, या तो आप लोग घबरा रहे हैं कि बातचीत रिकॉर्ड ना हो जाए, कोई पैगाम ऐसा था कि जो कम्युनिकेट करने मियाँ साहब का ही जाना जरूरी था, कि जो खुद बुजुर्ग आदमी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो खुद बुजुर्ग आदमी है, कैंसर सर्वाइवर है, बड़ी तेजी से उन्होंने दोबारा सफर कर लिया, इसका मतलब कोई बहुत अहम नौयत का कोई मामला था, तो वो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से है। क्या आखिर बात है, क्या कुछ थोड़ा सा तो बताएं। नहीं, देखें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इंग्लैंड जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो कोई ऐसी बात जो आमने सामने बैठ के हो सकती है वो वीडियो लिंक के ऊपर या फ़ोन के ऊपर नहीं हो सकती। तो मियाँ साहब ने अगर उन्हें तलब किया है कि वो वहाँ पे जाके जो भी मशवरा करना है वो करे, तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली या परेशानी या हैरानगी वाली बात नहीं है। बाकी मामला ये है कि जो नैब ने ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसी वजह से जो केस रीओपन हो रहे हैं, तो उससे मियाँ नवाज शरीफ का तो कोई वास्ता ही नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सिंपल एक केस है, वो तोशा खाने का, जिसमें अभी तक ना वारंट जारी हुए हैं, ना कोई उसमें प्रोसेस है। उसके अलावा बाकी तो केसेस उनके अदालतों में हैं, उन्हें तो वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का फ़ायदा पहुँचा ही नहीं है, उन्होंने तो फ़ायदा लिया ही नहीं है, तो इसलिए उनकी सेहत पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी सारे केसेस जो हैं वो मेरिट पे अदालत से बरी हुए हैं। सिर्फ एक केस है वो रमज़ान शुगर मिल के साथ वो जो गंदे नाले वाला है, तो वो एक बिल्कुल बेमानी और बड़ा जो है वो हल्का सा वो केस है, जिसमें टोटल 18 करोड़ रुपए का वो नाला बना है, जिसमें कोई मेरा ख्याल है 36 गाँव का पानी डलता है, तो साथ रमज़ान शुगर मिल का पानी भी उसके ज़रिए से जो है वो जाता है। तो इसमें कौन सी जुर्म वाली बात है। लेकिन वो बहरहाल केस बराए केस उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो वैसे ही केस ऐसा है कि वो उसमें कोई सख्त ही नहीं है, तो इसलिए मियाँ साहबान के ऊपर इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का कोई ऐसा असर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरा इस्तकबाल के हवाले से भी राना साहब अगर बताएं तो फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ चले, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें और किस तरह चलते हैं, लेकिन अगर मुझे इस्तकबाल का बता दें, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के बयान के बाद लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अगर मियाँ साहब शादियों के सीजन में आ रहे हैं तो और आप लोगों की आदत इसके ऊपर परेशान है, तो इसका मतलब कोई इस्तकबाल करने में भी कोई शिशोपंज का शिकार है आप लोग? ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा सीज़न है। अक्टूबर जो है ये तो इलेक्शनों का महीना है, ये जलसे जुलूस का महीना है, मौसम बड़ा अच्छा होता है, ना गर्मी ना सर्दी, तो ये तो बहुत ही अच्छा मौसम है। और इत्तेफाक से वो आ रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए लोग जो आएंगे उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी खुशामदीद, राना साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिलावल साहब मुस्तकिल कर रहे थे, मैंने मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की, कई जगहों पर फैसल करीम कुंडी साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने भी ये बात की। दो तीन चीज़ें हैं, अगर इसकी आप सराहत के साथ वजाहत कर दें तो आसानी हो जाएगी लोगों को समझने में। देखिए, लोग ये कहते हैं कि आहत चीमा साहब आपके आदमी हैं, आपके आदमी से मुराद नून लीग के आदमी है, फवाद साहब नून लीग के आदमी है, मियाँ साहब की वजह से ही वो जेल काटते रहे। इसी तरीके से तौकीर शाह साहब का मामला है, फिर वफाक के अंदर और भी तकर्रुरी है, फिर सिंध की साबिक हुकूमत ये कहती है कि जी यहाँ पर तरक्याती काम आपने बंद कर दिए, लेकिन जो है वो पंजाब में और दीगर सूबों के अंदर तरक्याती काम चलते रहे, यानी कि पीपल्स पार्टी के जो ग्राउंड है वहाँ पर तरक्याती कामों को रोका गया। फिर इस तरीके से वो कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी का तबादला बड़ी पैमाने के ऊपर जो है वो पंजाब में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई जितनी यहाँ पर हुई है, वफाक में नहीं हुई। तो वो आपसे मुतालबा करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग नहीं दे रहे, शायद कोई कोटा ऐसा तय हुआ था आपका कि जिसको आप लोगों ने बाद में दिया नहीं, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बयान दिया कि जी नाम मुख्तलिफ आए थे, तय को चोरा और हुआ था, अचानक जो है वो काकड़ साहब का नाम आ गया और चीज़ें तब्दील हो गई। तो उस पर वजाहत के साथ अगर कुछ बता दें आप। देखिए, जहाँ तक आहत चीमा साहब का, डॉक्टर तौकीर साहब का और फवाद साहब का मामला है, अगर पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कोई डेट है कि उन्होंने कब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था, तो वो मेहरबानी करके हमें बता दें, ताकि हम भी ये समझें कि भाई ये तो सियासी लोग हैं।
मामला ये है कि बैरोक्रेट सिविल ऑफिसर जो है वो आखिर हर हुकूमत के साथ उन्होंने काम करना होता है, और ये तीनों साहिबान जो हैं मैं ज़ाती तौर पे उनके साथ काम भी किया है। ये यानी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट लोग हैं, एक्स्ट्रा। अगर उनको हमारी गवर्नमेंट ने, ख़ास वो पंजाब में थी या मरकज़ में थी, तो उनकी यानी सर्विसेज से इस्तेफ़ादा किया है, तो ये उनके ऊपर कोई एहसान किया है? तो उनका ना उन्होंने कभी कोई सियासी जमात ज्वाइन की है, ना वो किसी सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं। तो लेकिन राणा साहब ब्यूरोक्रेसी में सिंध में बड़े तबादले हुए हैं, फिर सिंध के अंदर जो वो कहते हैं तरक्याती काम नहीं करने दे रहे। देखें, मामला ये है कि तरक्याती काम जो हैं, पंजाब में भी जब केयर टेकर सेटअप आया था तो रुक गए थे। पंजाब में भी जब केयर टेकर सेटअप आया तो आप उस वक्त की लिस्टें उठा के देखें, टोटल चेंज हुआ है। आईजी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, डीआईजी, सीपीओ, डीपीओ, सब चेंज हुए। ये कोई सिंध में नए नहीं हुए, पंजाब में सब हुए थे, और उस वक्त काम भी रुक गया था। लेकिन जब 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो फिर हमने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन फिर पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मामला उठाया कि जी क्योंकि ये अरसा थोड़ा जो है वो बावजूद जो है वो बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो इस तरह से अगर डे टू डे काम और जो काम डेवलपमेंट के हो रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको अलाउ कर दिया, तो उसकी वजह से वो काम हो रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो जाए, जाके इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ले और तरक्याती काम जो है वो करवाए। राणा साहब, बिलावल साहब की फिर नाराज़गी की वजह क्या है, तल्ख क्यों हो रहे हैं वो? देखिए, बिलावल साहब की नाराज़गी की बड़ी वैलिड रीज़न है और उन्हें ये काम करना चाहिए। मैं ख़ुद एक सियासी कारकुन के तौर पे उन्हें हमें गालियाँ देनी चाहिए और हमारे ख़िलाफ़ उन्हें बहुत जो है वो तुंदो तेज़ गुफ्तगू करनी चाहिए। उसकी वजह कि जो PMLN का वोट है वो तो PMLN के साथ है, वो तो जाएगा नहीं उनकी तरफ। उन्होंने उस वोट को अट्रैक्ट करना है जो हमारा मुखालिफ वोट है, तो उसको अगर अट्रैक्ट करना है तो फिर हमारे साथ जो है वो हमारी तारीफ़ें करके तो नहीं ना कर सकते। वो हमारे को ख़िलाफ़ बात करेंगे, को हमारे ख़िलाफ़ जो है वो तुंदो तेज़ लहजा अपनाएंगे तो वो वोट अट्रैक्ट होगा ना। तो इसलिए सियासी तौर पे उन्हें ये सूट करता है, उन्हें ये काम करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा शद्दोमत से करना चाहिए। अच्छा राणा साहब, कैदी 804 जो अटक जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, या आप समझते हैं कि उसको वहीं रहना चाहिए और उसी दौरान इलेक्शन हो जाने चाहिए? देखें, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाना चाहिए, किसी भी सियासी जमात को नहीं रोका जाना चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। अलबत्ता जो अनासर 9 मई को इस मुल्क के दिफा के ऊपर चढ़ दौड़े और हमलावर हुए, वो इमरान खान हो या बाकी नीचे तक जो भी हों, उन सब को जो है वो इंसाफ के कटहरे में पेश करना चाहिए, उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैंने कत्ल किया है लेकिन मुझसे पूछा इसलिए ना जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। इस किस्म की कोई रायत किसी को नहीं मिल सकती। उनका मुहासबा, उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, बाकी जमात जो है वो इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राणा साहब, फैसलाबाद की सियासत के हवाले से एक अहम मामला यह है कि नून लीग में शमूलियत हो गई है राजा रियाज साहब की। आप लोगों के वैसे ही बड़े इख्तिलाफात थे वहाँ पे, अब वो राणा साहब की सीट के ऊपर आ जाएंगे, राणा एहसान अफजल साहब की सीट के ऊपर, तो एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल गया आपके मकामी जो हल्का या इलाका है उसमें? कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है, किसी की सीट नहीं है, ना वहाँ पे कोई सीट राणा सनाउल्लाह की है, ना वहाँ पे सीट किसी और की है। सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, जो फैसला करेगा उसे सब तस्लीम करेंगे। राजा रियाज साहब जो हैं वो फैसलाबाद के हवाले से एक अच्छा नाम है, और उन्होंने एक वक्त में जब हम बरसरे पैकार थे
मुकाबला कर रहे थे एक फासिस्ट हुकूमत का, पीटीआई की हुकूमत का, उस वक्त उन्होंने जो है वो हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ खड़े हुए। हमें उस बात का बड़ा एहसास है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। ये बाकी जो बातें हैं ये तो ऐसे ही फिर वक्ती तौर पे जो है वो लोग करना शुरू कर देते हैं। हमें उनका बेपनाह एहतराम है। जब वो वक़्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी बोर्ड जो है उनके कैंडिडेचर के ऊपर भी जो है वो गौर करेगा, बाकियों के ऊपर भी करेगा। जिसका फैसला होगा वो इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब तो थोड़ा नाराज चल ही रहते, सुना है साथ रफीक साहब भी नाराज हो गए, कोई ऐसी खबर है आपके पास? सुना है वो इजलास में भी नहीं आए जो मरियम नवाज साहिबा ने बुलाया, ना उनके हल्के के 2 MP हैं वो भी नहीं आए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक सियासी जमात में इतनी वुसअत होनी चाहिए कि अगर मैं किसी बात को अच्छा नहीं समझता तो मैं लीडरशिप से उसका इजहार कर सकूंगी। ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। कोई सियासी जमात जो है कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल, एक आखिरी चीज अगर मुझे आप बता दें, फैजाबाद धरने का केस दोबारा मुकर्रर हो गया समाअत के लिए, तो क्या जनरल फैज साहब के हवाले से जो आपके एतराज़ात थे, अब उनको एड्रेस करने का वक्त आपको लगता है आ गया? देखें जी, भले इन लोगों को कुछ ना कहा जाए, इससे पहले को भी कुछ ना कहा जाए, लेकिन एक मर्तबा जो है ना वो एक हद मुकर्रर होनी चाहिए और एक ऐसा कमीशन जो कि इन तमाम चीज़ों का अहाता करे, जो ये बताए कि इस मुल्क और इस कौम को इस नहज तक पहुंचाने में किन किन लोगों का जो है वो हाथ है। उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो जिस तरह से कहते हैं ना कि ट्रुथ कमीशन, ये मसाले मौजूद है दुनिया में कि वो ट्रुथ कमीशन बने और उन्होंने कौम को एक दफ़ा सच बताया। कौम शायद इस बात में इंटरेस्टेड हो या ना हो कि जी किसको कितनी सज़ा मिलती है, लेकिन सच जानने के लिए हर पाकिस्तानी जो है वो इंटरेस्टेड होगा कि हमें इस हाल तक पहुंचाने में किन लोगों ने अच्छा और किन लोगों ने बुरा काम किया है। तो इसलिए इन लोगों का जो भी इन्होंने किया है ये सामने आना चाहिए, और अगर ये सच एक दफ़ा सामने आ जाएगा तो आप यकीन करें कि सज़ा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और आइंदा जो है ये लोग ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाएं। बिल्कुल ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तफसील के साथ तमाम चीज़ों का जायजा भी दिया, जवाबात भी दिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक से पहले आपके साथ मेरे साथ मौजूद थे राना सनाउल्लाह, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। मेरे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब। जरा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मालूम कर लेते हैं। ज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जो आप लोगों के जहन में तासुर है? जहाँ तक मुझे कुंडी साहब की बातों से समझ में आया, और पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात होती है, तो सिंध में ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ख़ास तौर पर सिंध में जो तरक्याती काम है उसके हवाले से आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मैंने भी, राना साहब मेरे साथ मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब, उनसे ही मैंने पूछा कि जी आपने फवाद हसन फवाद को भी लगा लिया, आज चीमा को भी लगा लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कोई ऐसा नॉन फेस काबीना के अंदर मौजूद नहीं है जो निगरानी कर रही है? तो क्या जो चीज़ें मैंने बयान की वही थी कि जिसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड का मानी जो है वो सिर्फ चंद लोगों की निगरान काबीना में शमूलियत से नहीं आप उसको कह सकते। इसमें सबसे पहले तो ये है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की सीट्स भी ज्यादा हैं, आपको पता है, और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की बहुत अरसा हुकूमत भी रही है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, टोटल ट्रांसफर पोस्टिंग फील्ड में जितने काम हो रहे हैं इंतजामी लेवल पे, डेवलपमेंट लेवल पे, वो सारे PMLN के जरिए हो रहे हैं। PMLN के लोग इफ्तिताह इवन कर रहे हैं बाज़ जगहों पर। अच्छा। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसके बाद ROs लगने हैं। ROs अगर जुडिशरी नहीं होगी तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो इत्मीनान में ले। कोई किसी को जबरदस्ती किसी पार्टी में इंतजामिया के जरिए शामिल ना करवाया जाए, या ब्यूरोक्रेसी के जरिए, या कोई प्री पोल रिगिंग जिसको हम कहते हैं। इस वक्त हमारी पंजाब में क्योंकि बहुत अरसा एक जमात की हुकूमत रही है तो हमारी इंतजामिया टोटल पोलिटिसाइज है। अगर आपको डीपोलिटिसाइज तो इस वक्त शॉर्ट टाइम में इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की
प्राइमरी ड्यूटी है कि इंश्योर करे कि किसी जिला में, किसी तहसील में, किसी टाउन में कोई किसी सियासी जमात को शिकायत ना हो कि ये अफसरान जो है ये इनका कोई एजेंडा है। चंद साहब, लेकिन चंद साहब एक मिनट जरा तवक्कुफ कीजिएगा, दो चीजों की साथ साथ अगर आप वजाहत दे दें। मोहसिन नकवी साहब अगर कोई फर्द पूछता है, कम से कम मुझे तो यही लगता है कि मोहसिन नकवी साहब और जरदारी साहब का, आसिफ जरदारी साहब का बड़ा एक ताल्लुक रहा है। तो हम तो एक ही बात समझते थे कि उन्हीं का जो है वो एक जो है वो बच्चा जिसको जरदारी साहब कहते हैं वो पंजाब के अंदर हुक्मरान है। और फिर आपने कहा कि जी ज़बरदस्ती किसी को कहीं पे शमूलियत ना कराई जाए। तो आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी तस्करा किया था कि वो मुस्लिम लीग नून ने ही जो है वो उसको बनाया है ताकि जो है वो सूरत हाल को अपने हक में कन्वर्ट कराया जा सके। तो इन दोनों चीज़ों को भी ज़रा शामिल कर लीजिएगा। देखें जी, जहां तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तल्लुक है, पीटीआई जिन लोगों ने छोड़ी 9 मई के वाकयात के बाद, या और कई वजूहत होंगी उनकी छोड़ने की, किसी की जाती वजह होगी, तो उन लोगों को या पीएमएलएन में जाना चाहिए था या पीपीपी में जाना चाहिए था। अब पीएमएलएन में जो नहीं जा सकते या कई जगहों पे उनके अपने सिटिंग एमपीज एमएनए बैठे हैं, तो उनको पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए था। ये जाना है, उन्होंने जाना था, लेकिन एक नई पार्टी रातों रात बनाई गई और इस तरह हंगामी तौर पे सारी दुनिया को पता है कि किस तरह इमरजेंसी में वो पार्टी बनी, और उसका फायदा फिर वो लोग, क्योंकि इलेक्टेबल जो है वो पीपल पार्टी की तरफ ना जा सके, या कई पुराने पीपल पार्टी के इनमें से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज, बाप दादा पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उन लोगों का एक नेचुरल अलायंस बनता था पीपल्स पार्टी के साथ। तो मैं समझता हूँ एक अननेचुरल सा काम किया गया, एक नई पार्टी बनाएगी, और वो पार्टी सिर्फ पार्टी बनने की हद तक थी, उसके बाद ग्राउंड पे वो पार्टी आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन एक इलेक्टेबल का एक हजूम इकट्ठा करके एक पार्क कर दिया, पार्किंग प्लेस बनाएगी। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल पार्किंग प्लेस बनाई गई है, ये पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए बनाई गई। ठीक हो गया, और इसका फायदा पीएमएलएन को दिया गया। इसके ऊपर मैं ओपन, कोई भी बंदा डिबेट करना चाहे कर ले, मैं एक नाम लेके कर सकता हूँ। आप बखर से, मियां वाली से, डीजी खान से शुरू हो जाए, जितने लोग हैं, ये लोग इनमें मेजॉरिटी वो हैं जो कभी भी नून लीग की तरफ नहीं जाएंगे, जिनके मुखालिफ धड़े ऑलरेडी नून लीग में बैठे हुए हैं। और दूसरा इंतजामी रिश्तेदारी की बात है कि मोहसिन नकवी साहब के सब पार्टियों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका एक साफ्ती बैकग्राउंड था। आपको पीएमएलएन की लंदन की मीटिंगों में भी नजर आए होंगे, इसाक डार साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ आपको अक्सर उनकी मीटिंग्स में नजर आते होंगे। उनका इमरान खान साहब के साथ भी एक वक्त में बहुत अच्छा ताल्लुक था। उनका मुस्लिम लीग काफ के साथ करीबी रिश्तेदारी है, चौधरी साहबान के साथ। इसलिए आप उनको पीपल्स पार्टी का सिर्फ नहीं कह सकते। हाँ, ताल्लुक रहा है, ताल्लुक मेरे साथ भी होगा और लोगों के साथ भी होगा, उनका हर बंदे के साथ ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ उस ताल्लुक की बुनियाद पे, लेकिन असल चीज देखना है कि आप आईजी देख लें, चीफ सेक्रेटरी देख लें, और बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग है, उनकी जरा बैकग्राउंड देख लें, उनकी पोस्टिंग है, उनकी रिश्तेदारियां देख लें, और इस तरह नीचे इंतजामिया में भी देख लें, तो मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। आप पीपल्स पार्टी आप किसी एक जिला में चूज कर लें, मंडी बाउद्दीन कर लें, सरगोदा कर लें, जेलम कर लें, पिंडी कर लें, जहां से हमारा स्पीकर भी है, हमारे और लोग भी हैं। आप गुजरात में चले जाएं, वहां कैरा साहब हैं, उनसे पूछ लें। अब वहां पीएमएलएन के लोगों के चिट्ठों पे एक टेलीफोन के, और जो मियां साहब की ब्यूरोक्रेसी है पुरानी, जो आप सीएम सेक्रेटरिएट आप देख लें, आप पीएम सेक्रेटरिएट देख लें, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री देख लें। तो चंद साहब आपकी गुफ्तगू से मुझे तो ये लगा कि फिर जो इमरान खान साहब का रोना था या शिकवा था, और जिस तरीके से वो कहा करते थे कि पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, जजेस के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो नून लीग का साया नजर आता है, तो फिर उनकी बात भी दुरुस्त थी। देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि कैप्चर करना। कैप्चर इमरान खान साहब में और हमारे बुनियादी चीज एक फर्क है। उनका मकसद होता है कि मेरी लॉयल्टी मेरे साथ हो, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की, बिल्कुल ठीक, और एस्टैब्लिशमेंट की, और इलेक्शन कमीशन की। उनका, हमारा मकसद है किसी के साथ भी लॉयल्टी ना हो, रियासत के साथ लॉयल्टी हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई मदाखलत ना करे, फेयर माहौल दिया जाए। पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में ये बुनियादी फर्क है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और फरमाइएगा कि आप पुराने सियासी कारकुन हैं, मैं बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जाहिर है कि बिलावल साहब को मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक सिंध से है और मैं कराची से इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैंने बिलावल साहब को यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ देखा है। जिस तरह की बात वो पंजाब में जाकर कर रहे हैं इस वक्त, वो ये पंजाब में उन्होंने ही बताया कि
जनरल पाशा का किरदार तो था, लेकिन साथ साथ नून लीग की तरफ भी उनको शुबा है कि उन्होंने पंजाब से सफाया करने में नून लीग ने भी जो है वो बड़ा किरदार अदा किया। तो आज अगर आप 2023 में बैठकर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ज्यादा नुकसान आपको पीटीआई ने दिया या ज्यादा नुकसान आपको नून लीग ने दिया? देखिए जी, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो जो गठजोड़ था इस्लाम 1988 से शुरू हो जाए गुलाम इसहाक खान से, और फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो उसका बैकग्राउंड पे चले जाए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और निगरान सेटअप, उसके बाद आप 90 का 2/3 मेजॉरिटी देख लें जिस तरह दिलवाएगी, और उसके बाद जो 2013 का इलेक्शन मुशर्रफ के दौर में भी देखे ना, उस वक्त भी नून लीग तोड़ी गई लेकिन PMLQ बना दी गई, मुस्लिम लीग का लिबादा उड़ा गया, उस लिबादे में PMLN के लोग उठा के PMLQ में डाल दी गए, लेकिन जब मियां साहब वापस आए तो वही PMLQ सारी फिर PMLN में आ गई। तो मैं समझता हूं कि वो उनकी जो अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला हमेशा से एक ही रही है, और पंजाब में लंबा अरसा इक़्तिदार या मुल्क में वो PMLN का रहा है। तो PTI के तो जो सिलेक्टर हैं, उन सिलेक्टर के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि उन्होंने उनका प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं समझता हूं कि सिलेक्टर पिछले अदवार में भी रहे हैं। अगर आपने सिलेक्टर की या पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने की अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है तो फिर आप एक दौर से नहीं शुरू कर सकते, इसको फिर जरा पीछे लेके जाना पड़ेगा। सिलेक्टर थे, फिर बाद में चीफ सिलेक्टर बन गए चंद साहब, यही मसला है ना, ये बहुत बड़े ज़ियाउल हक के दौर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने ये पंडोरा बॉक्स खोलना है रियासत ने, अदलिया ने, हमारी कुछ सियासी पार्टियों ने, तो मेरे ख्याल में तो आगे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस पंडोरा बॉक्स को बजाय खोलने के हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, हम आपस में डायलॉग करें। अच्छा, अगर चंद साहब मुझे कुछ थोड़ा सा आप हिंट दे दें कि कल मुलाकात हुई चौधरी शुजा साहब के साथ जरदारी साहब की, तो उसका एजेंडा क्या था? क्या नून लीग के बर्ताव के ऊपर, उनके रवैये के ऊपर बातचीत हुई है, या आपके किसी इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ बातचीत हुई है? अगर कुछ थोड़ी सी हिंट दे दें, अगर देना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, जरदारी साहब तो पंजाब में बैठे हैं, वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं और अपने वर्करों को मिल रहे हैं, नए लोग शामिल भी, रोजाना आप देख लें 8-9 पर्सनैलिटीज 9 हलकों से बंदे मिल रहे हैं, शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्करों का, नए आने वाले लोगों का, नई यूथ का और पॉलिटिकल क़यादत का बड़ा एक गैप था, डिस्कनेक्शन था। और कोई और जमात इस तरह मिलती भी नहीं है वर्करों को या पॉलिटिकल लोगों को जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मिलती है। तो मेरे ख्याल में हम तो अपनी पॉलिटिकल अपनी वर्किंग कर रहे हैं। जहां तक दूसरे लोगों से मिलने का तल्लक है तो वो पीपल्स पार्टी का तो मौका बड़ा क्लियर है, डायलॉग, एंगेजमेंट इज इक्वल टू डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, जमहूरियत को मजबूत करें। हम तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हम आइसोलेशन पे या किसी नफरत की सियासत पे या तशद्दुद की सियासत पे यकीन नहीं रखते। अच्छा चंद साहब, जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन करीब करीब वक्त इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, तो पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि कुछ ना कुछ तो मिला? देखिए, मेरे ख्याल में डेट का ऐलान हो जाए तो ज्यादा बहाम दूर हो जाए, और इस वक्त जरूरी है, जिस तरह देखे ना, एक कोशिश की गई निगरान हुकूमत ने कि डॉलर की कीमत नीचे लाने की, और हमारे ताकतवर हल्कों ने मुदाखलत की स्मगलिंग रोकने में, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरा पहिया चल पड़ा है थोड़ा सा मईशत का। लेकिन अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल जो पैनिक क्रिएट हुई है वो खत्म हो जाएगी, एक जो हैजान पैदा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, और ये मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा चंद साहब, 2 चीजों का जरा मुझे बता दीजिएगा, एक अपनी राय भी बता दें, एक तज्जिया भी बता दें। आपको लगता है कि इलेक्शन जनवरी में इंशाल्लाह जब भी होंगे तो कैदी 804 भी उसका हिस्सा होगा? क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए? दोनों चीजों का बता दीजिएगा, तज्जिया भी बता दें और ख्वाहिश भी बता दें। देखिए जी, मेरी ख्वाहिश तो है कि इलेक्शन होने चाहिए और जनवरी फरवरी में लाजमी होने चाहिए, और इस मुल्क का हल ही इलेक्शन है और कोई हल नहीं है। लेकिन जो तजिया है मेरा वो ये है कि इस वक्त नून लीग है, पीटीआई की लीडरशिप जेलों में है या गायब है, और नून लीग की लीडरशिप जो बैरून मुल्क खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो जो वापस आ रहे हैं जिस बयानिया के साथ, वो बयानिया इस्तेकाम का बयानिया नहीं है, अदम इस्तेकाम का बयानिया है। वो मैं समझता हूँ कि उस बयानिया के साथ अगर मियां साहब वापस आएंगे तो हमारे मुआशरे में एक अदम इस्तेकाम पैदा होगा, एक लड़ाई की तरफ नई चीज शुरू हो जाएगी, और वो सोच जो चाहती है कि डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए, उस सोच को एक मवाद मिल जाएगा इदारों को आपस में लड़ाने का। और इस वक्त हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस वक्त हमें सुलह, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीटीआई सबके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, और
जो गलतियां हुई हैं उस पर लोग माफिया मांगे, उसको तस्लीम करें और आगे चलें। गलतियां सबसे हुई हैं। एक आखिरी चीज मुझे बता दें, अगर चंद साहब, आप खोसा साहब की रुकनियत जो है वो मुअत्तल हुई है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, लेकिन अगर कोई वकील हो और किसी की वकालत कर ले तो क्या उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए? पार्टियों में इतनी जमहूरियत होनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में जब पार्टी में बात आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सीनियर लोगों को भी चाहिए कि कुछ अपनी पार्टी के नजरिए या अपनी पार्टी की सोच को भी जरा सामने रखें और पार्टी को भी नाला ना करें। लेकिन हर किसी को आजादी है वकालत की हद तक, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे पे जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आप पार्टी के अंदर डिस्कशन की आपको इजाजत होती है, लेकिन जब पार्टी के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने बात करनी होती है तो फिर अपनी पार्टी की लाइन टॉक करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।